औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है खबर के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, अजीब मामलात हैं, अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं कि मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन अगर मैं हुक्मरानों के सोचो विचार की बात करूं तो उसमें आवाम या फिर आम शहरी कहीं दिखाई नहीं देता। और इस सूरत हाल के अंदर कौन कह सकता है कि हुक्मरान आवाम के साथ, शहरियों के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ मुखलिस दिखाई देते हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान को दवाम बख्शने वाले, पाकिस्तान के अंदर मेहनत करने वाले, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल को कंट्रोल करने वाले, पाकिस्तान के अंदर रोज कुआं खोद के रोज पानी पीने वाले हजरात को ही अगर मद्देनजर ना रखा जाए या उनकी परेशानियों पर आपकी नजर ना हो तो आपको खुद को हुक्मरान कहलाने का बिल्कुल भी हक हासिल नहीं होता है। और यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान में एक अजीम रिवायत चली आ रही है। हर दौर के अंदर यही चीज देखने में आती है कि सिर्फ पेट्रोल के प्राइसेस ही ऊपर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, लेकिन अगर उससे जुड़ी दीगर चीजों की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की तारीख में कभी यह नहीं देखा गया कि इस सूरत हाल के अंदर हम कोई ऐसी चीज हो जो कि जिसके प्राइसेस बड़े हों और फिर नीचे आ गए हों। पेट्रोल जब सस्ता होता है तो चीजें सस्ती क्यों नहीं होती, ये एक अलमिया है और इसमें हम किसी एक हुकूमत को मौरूद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। और अगर मैं बात करूं मौजूदा हुकूमत के हवाले से तो सुभान अल्लाह बल्कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का मन करता है कि आया ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में आ चुकी है और अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक खास लकब से नवाजा जाता है और वो अलकाबात मैं ऑनर नहीं कह सकता पैमरा कवानीन को मद्देनजर रखते हुए, तो जनाबे वाला उन अल्फाज को वहीं छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा तबका अब भी मौजूद है जो कि एक बात कहता है कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। तो जनाबे वाला बता दीजिए, आवाम तो खामोश नहीं है, आवाम तो चीख रही है, फिर हुक्मरान क्यों खामोश है? आवाम तो ऐसी नहीं है कि आवाम मेहनत ना कर रही हो या आवाम की कारकर्दगी सामने ना हो तो फिर हुक्मरान कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा रहे? आवाम तो नाअहल नहीं है, हर कोई अपने बच्चों का पेट पालने के लिए निकला हुआ है, तो जनाबे वाला हुक्मरान ऐसा क्यों नहीं कर रहे? और अगर रियासत की बात की जाए तो रियासत का किरदार हमेशा पाकिस्तान की तारीख की औराकों के अंदर वाज़ेह तौर पर एक बात को मद्देनजर रखते हुए कहा जाता है कि रियासत का किरदार सल्तनत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, मैं किसी दूसरे मुल्क की बात नहीं करूंगा, लेकिन सल्तनत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रियासत मां जैसी होती है। लेकिन जो हुक्मरान आकर मुसल्लत हो जाते हैं या मुसल्लत कर दिए जाते हैं, उनको यह बात सोचनी चाहिए कि अगर रियासत मां जैसी है तो ऐसी मां का किरदार तो सोतेली मां जैसा भी नहीं होता, जो कि इस रियासत पाकिस्तान जो कि एक मां का किरदार अदा कर रही है बल्कि सोतेली मां से बदतर सलूक कर रही है। ये क्यों हो रहा है, ऐसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एमकेएम पाकिस्तान के अहम रहनुमा हैं, रुकने राब्ता कमेटी हैं, जनाब महफूज यार खान एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया महफूज भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। महफूज भाई, क्या कहेंगे सर, महंगाई, बेरोजगारी, बड़ी कंप्लेन आ रही है वैसे आप लोगों के इत्तेहादियों की। महफूज भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? गालिबन मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा टीम से गुजारिश करूंगा महफूज यार खान एडवोकेट साहब से जो है वो राब्ता कायम किया जाए, क्योंकि यही सूरत हाल है कि आज इत्तेहादी ही बात करने के लिए रह गए हैं। अगर मैं किसी हुक्मरान जमात के किसी रहनुमा से बात करने की बात करूं तो उनके हलक खुश्क हो जाते हैं कि आया हमें जवाब क्या देना है, आया हमें किस तरह से डिफेंड करना है। इस सूरत हाल के अंदर हम कैसे ये बात कह सकते हैं कि हुक्मरान जो हैं वो आर्टिकल 19 आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 19 को मद्देनजर रखते हुए किसी को बोलने, किसी को तनकीद करने, किसी को अपनी शिकायत सामने रखने, किसी को अपने कंसर्न शो करने का मौका फराहम करते हैं। ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ कहने से पहले यही बात मद्देनजर रखूंगा कि जनाबे वाला किसी हुक्मरान ने कोई जवाब नहीं देना है। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं एमकेएम पाकिस्तान के अहम रहनुमा हैं, रुकने राब्ता कमेटी हैं, महफूज यार खान एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया महफूज भाई, एक बार फिर आपने हमें ज्वाइन किया है। महफूज भाई, क्या कहेंगे? दोबारा अपना सवाल दोहराऊंगा और आपसे जवाब चाहूंगा कि बड़ी कंप्लेन आ रही है सर आप लोगों की इत्तेहादी हुकूमत की। क्या कंप्लेंट आ रही है भाई? सर बेरोजगारी, महंगाई, बदहाली, माशी बदहाली, और कुछ बोले तो मैं किताब खोलने के लिए तैयार हूं सर। नहीं, इस सिलसिले में मुत्तहदा कौम पाकिस्तान ने कराची हुकूक रैली 30 नवंबर को निकालने का फैसला किया हुआ है और उसके लिए प्रॉपर दरखास्तें वगैरह भी दी गई हैं। ये रैली मज़ार कायद आज़म से चलकर रीगल चौक पर खत्म होगी। अच्छा। और इसमें इन तमाम मुतालबात जो इस शहर के मसाइल हैं उस पर बात होगी और ये कराची हुकूक रैली के नाम से इसको हम उजागर करेंगे, लोगों को दावत देंगे, आम आदमी को शामिल करेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे।
तो महफूज भाई ये भी बताइएगा ना सर, सिर्फ कराची के अंदर तो मसाइल नहीं है, मसाइल तो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, महंगाई पूरे पाकिस्तान के अंदर है, बेरोजगारी पूरे पाकिस्तान के अंदर है, फिर खाली कराची हुकूक रैली निकाल के जान छुड़ा लेना। और दूसरी बात ये कि सर आप लोग इत्तेहादी है सर, सवाल तो मुकम्मल होने दें महफूज भाई, सवाल तो मुकम्मल होने दें। मैं ये कह रहा हूं कि सर आप लोग इत्तेहादी हैं, आप लोगों के 2 मिनिस्टर्स मौजूद हैं। चले मैं आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए ये कह देता हूं कि 1 मिनिस्टर आप लोगों का मौजूद है, फिर भी आप हुकूमत की इत्तेहादी बेंचेस पर बड़ा जमान है। तो सर आप लोगों का एहतजाज करना तो नहीं बनता, आप लोगों का तो एक्शन लेना बनता है। ये इसका फैसला तो जमात करेगी ना कि हम एक्शन करें कि एहतजाज करें। अभी तो हम एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारे वो मौके किए हुए मुतालबात हैं जो हमने इस ज्वाइंट सेशन से पहले किए थे, और उसमें मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर तारीख बढ़ती चली जा रही थी। इस पे अभी हम कराची से अपना सिलसिला शुरू करेंगे जी, फिर हैदराबाद, और आगे जाते जाते आखिर में तो इस्लामाबाद है ही। अच्छा, तो महफूज भाई अब तक कोई सोच विचार नहीं हो सकी सर, क्योंकि जाहिर सी बात है हुकूमत की नाअहली खुलकर सबके सामने आया हो और फिर भी एमकेएम पाकिस्तान उसका हिस्सा हो। मैं एमकेएम पाकिस्तान को हमेशा इस बात पे अप्रिशिएट करता हूं कि उनके नुमाइंदे हल्के में मौजूद होते हैं सर। तो हल्कों में जाने में आप लोगों को परेशानी नहीं है सर कि ऐसी हुकूमत का हिस्सा बने हुए हो जिसने अवाम का जो है वो तेल निकाल दिया है, और फिर भी तुम हिस्सा बने हुए हो, तो तुम भी अवाम के खैर ख्वाह नहीं हो? क्या कहेंगे सर? अरे नुमाइंदे आज भी अपने अपने हलकों में मौजूद हैं। अच्छा, और लोगों के वो मसाइल जो वो हल कर सकते हैं कर रहे हैं। जहां पर फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट का मसला आता है, जी जी, आम आदमी को पता है कि ये दोनों हुकूमतें जो हैं उनका रवैया कराची और हैदराबाद और उन तमाम शहरों के साथ क्या है जहां से उनको वोट नहीं मिला है, वो सब लोग रियलाइज करते हैं। इसलिए हमारे नुमाइंदों को हल्कों में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है, और वो अवाम के साथ क्योंकि उन इलाकों में रहते हैं घुल मिलकर काम कर रहे हैं, और अपने मसाइल के सिलसिले में और उनके मसाइल को हल करने के सिलसिले में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो महफूज भाई ये भी बताना पसंद करेंगे सर कि आप कह रहे हैं कि अवाम को पता है कि एमकेएम पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, तो सर मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं सर, आप हमारे चैनल की तवज्जुह से भी ये बात बताएं कि अवाम को कि एमकेएम पाकिस्तान को मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से वो हुकूमत से अलग नहीं हो सकती। एमकेएम पाकिस्तान के मसाइल तो अपनी जगह, अच्छा, आम आदमी का मसला है पानी, जी, रोजगार, कचरा, ट्रांसपोर्टेशन, टूटी हुई सड़कें, रोज की महंगाई, नान शबीना को मोहताज, गैस की बंदिश, ये तमाम मसाइल आम आदमी के मसाइल हैं जिनके लिए हम खड़े होंगे, वह हम कराची में खड़े हों या इस्लामाबाद में खड़े हों, तमाम शहरों के मसाइल एक जैसे हैं। क्योंकि हम इस शहर का मैंडेट रखते हैं जी, किसी हद तक, इसलिए हम यहाँ पर पहल कर रहे हैं। उसके बाद ये एहतजाजी तहरीक जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, और हम अपने हुकूक की हिफाजत के लिए, अवाम के हुकूक दिलवाने के लिए काम करते रहेंगे। तो महफूज भाई बात दरअसल ये आ जाती है ना सर कि आप लोग एहतजाज करने निकल रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आप लोग हुकूमत से नहीं निकल रहे हैं। ये अजीब बात दिखाई देती है सर, क्यों एहतजाज करके आवाम इकट्ठी करके आवाम का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं सर? आएगा मजा तो जब ही आएगा ना जब हमारा झंडे वाला वजीर एहतजाज में शरीक होगा। अच्छा, तो लोगों को पता चलेगा कि ये वो जैसे इससे कबल भी मुख्तलिफ जो हमारी इत्तेहादी जमातों के जो वुज़रा हैं वो शरीक रहे हैं, हम भी शरीक रहेंगे। हम तो ये तुर्रा इम्तियाज समझ रहे हैं ना कि आम आदमी को ये समझ में आएगा कि हम अगर ये वजारत छोड़ देंगे तो हम अंदर जो बात कर रहे हैं उससे भी पीछे हट जाएंगे, और हमारा वहां पर कोई बोलने वाला नहीं होगा जब तक हम अपनी आवाज को वहां बुलंद कर सकते हैं। हम कैबिनेट के अंदर देखिए आप बोल रहे हैं महफूज भाई, आप वहां पर बिल्कुल बोल रहे होंगे, लेकिन सर बात यहां पर यह आ जाती है सुन कौन रहा है। जहां तक आप एहतजाज में शरीक होने की बात कर रहे हैं, एहतजाज में शरीक होना बिल्कुल आपका जमहूरी हक है सर, लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत में क्यों शरीक हयात आप लोग बने हुए बैठे हैं सर? उनकी हयात खत्म हो जाएगी अगर हम शरीक ना हुए तो सर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ऐसा कौन सा मुफ्ती आपके पास जिसके इस्तिखारे में हर रोज ना आ जाता है? नहीं, मुफ्ती तो नहीं है, हमारे पास सिर्फ मुफ्ता है। अच्छा ना, तो आप अभी हालात आने हैं, अपने 30 नवंबर की रैली को देखकर हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि किस वक्त, और अवाम से हम राय लेंगे कि भाई अब हम क्या करें। हम अवाम के पास जा रहे हैं कि उनका फैसला, हम जो जनरल वर्कर्स इजलास कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, ग्रेजुएट फोरम्स की मीटिंग कर रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, वहां पर हम लोगों से यही पूछ रहे हैं कि हम आपसे राय लेने आए हैं।
आप हमें बताइए। जिस वक्त ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा उस वक्त पार्टी फैसला कर लेगी, क्योंकि हम अवाम की जमात हैं, अवाम हमारी ताकत है, अवाम के वोटों से ही हम जीते हैं। जो हमारा मैंडेट चुराया गया है उस पर भी हम एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो सर ये यहाँ पर बात ये आ जाती है ना महफूज भाई, की बात दरअसल ये है कि इतना ओल्ड तरीक़ाकार आप लोग क्यों इख्तियार कर रहे हैं सर, इतना तारीखी तरीक़ाकार आप लोग इख्तियार कर रहे हैं कि हम लोग एहतजाज करेंगे और जाके आवाम से पूछेंगे। सर आजकल तो जिद्दत का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, एक पूल क्रिएट करके देख लीजिए सर कि एमकेएम को हुकूमत में रहना चाहिए या नहीं, वहां के वोट से आपको पता लग जाएगा आवाम क्या चाहते हैं आपसे। अवाम सोशल मीडिया पे जो राय देते हैं जी जी वो बड़ी मुकद्दम है, लेकिन जब हमारा कारकुन हमारे रास्ते में है तो हमें सोशल मीडिया पे नहीं जाना है। अच्छा। हमें पब्लिक में जाना है, उन मोहल्लों में जाना है जिसमें जब दोबारा हम जाएं तो लोग कम से कम हमारी, चूंकि हमने उनकी बात को ऑनर किया हुआ होगा, जी जी। वो हमारी इज्जत करें और हमारा हशर वो ना करें जो दीगर जमातों के कैंडिडेट्स का करते हैं। अच्छा, तो सर 3.5 साल से आप लोग बैठे हुए हैं, पिछले 2 साल से नाअहली का तूफान बरपा हुआ है, तो क्या आवाम आपसे ये सवाल नहीं करेंगे किसके कहने पर बैठे हुए हो पिछले 2 साल से, अगर 2 साल में नाअहली खुलकर सामने आ गई है? आवाम के कहने से ही बैठे हुए हैं। अच्छा। अगर अवाम मना कर देंगे हम फिर वापस आ जाएंगे। सर ये कौन सी आवाम है सर, ये कराची की आवाम है या मरीख पे कोई आवाम है जिससे पूछ के आए आप लोग? सर ये तो अवाम रोज, आज भी हमारे कई प्रोग्राम्स हैं जी जी, और वहां पर आप आइए, किसी वक्त तशरीफ लाइए अपना कैमरा लेकर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। कल लियाकताबाद में ग्रेजुएट फोरम का बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है। जी जी, वहां पर भी यही बात पूछी गई है। जनरल वर्कर्स इजलास आज भी डिस्ट्रिक्ट मलीर में हो रहे हैं, 2 हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है। इसी तरीके से चारों डिस्ट्रिक्टों में प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो आज से बंस रोड में नहीं है कोई प्रोग्राम वगैरह, हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ में। जब होगा तो मैं आपको आगाह कर दूंगा। आप अपना नुमाइंदा जरूर भेजिए ताकि आप देखिए कि लोगों की राय हमारी राय से कितनी मिलती है। अच्छा महफूज यार खान साहब, देखिए बात दरअसल यहाँ पर यह भी आ जाएगी ना कि चले ठीक है आप लोग जनरल वर्कर इजलास कर रहे हैं, आप लोग दीगर चीजें कर रहे हैं, मैं एक लिबर्टी लेते हुए एक बात करूंगा आपसे सर, 5 साल मुकम्मल होने के बाद आप लोगों को नहीं लगता अगर इस हुकूमत ने वैसे ही इतना कुछ तहस नहस कर दिया, 1.5 साल में मजीद कुछ बेहतरी की उम्मीद तो करी नहीं जा सकती, तो 1.5 साल बाद जब आप लोग वोट मांगने जाएंगे तो सर अवाम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि हमारा तो हाल बुरा कर दिया इस हुकूमत ने और तुम उस हुकूमत के दस्तराज बने हुए थे? हम दस्तराज नहीं थे। अच्छा, हम सिर्फ इस हुकूमत को खत्म होता हुआ अभी नहीं देखना चाहते। क्यों सर? क्योंकि इसलिए कि हुकूमत ने जो वायदे किए थे उन वायदों में से अभी सिर्फ 2 वायदे हमसे जो हमारे नुकात थे, एक हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का बिल पास किया, अच्छा। इसलिए हम इजलास में गए थे। दूसरा सेंसस के लिए 5 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया और नई वोटर लिस्टों की दोबारा से काम शुरू हो गया। ये हमारे बुनियादी मुतालबे थे मर्दमशुमारी वगैरह के। जब हमारा मुकम्मल शुमार हो जाएगा तो फिर हम अवाम की ताकत के साथ दोबारा मैदान अमल में आ जाएंगे। लेकिन महफूज भाई बात दरअसल यहां पर यह आ जाती है ना सर, आप लोगों के सब्र को सलाम है कि आप लोग 12 नुकात में से अभी तक 2 नुकात मनवा पाए हैं 3.5 सालों के अंदर, और 1.5 साल में आप समझते हैं कि आप लोगों के जो 10 नकात हैं, कायदे आजम के 14 नकात के बाद सबसे ज्यादा मशहूर तरीन बहादुराबाद के 12 नकात, तो उनमें से 2 नकात जो हैं वो पूरे हुए हैं, 10 का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों के सब्र को सलाम है सर, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के सब्र का पैमाना कब लबरेज हो सर। आप तो कौम सब्र को सलाम कीजिए कि ये कौम अब निकलने को तैयार हुई है और इसका सब्र टूटने वाला है, और वो जिस जमात को उसने वोट दिया गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है महफूज यार खान साहब से हमारा, और बात दरअसल वो यही कर रहे थे और कहना उनका ये है, वैसे महफूज भाई हमेशा बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, ये मैं अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि अगर एमकेएम पाकिस्तान का नुमाइंदा होने के बाद वो ये बात करें कि जनाब वाला आवाम निकलने के लिए तैयार बैठे हैं, आवाम जो है वो उनके सब्र को सलाम करें, उनके सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है, तो इस सूरत हाल के अंदर हम ये बात किसी भी तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हजम नहीं कर सकते कि किस तरह से जो है वो एक इत्तेहादी जमात ये बात कर रही है कि आवाम
अवाम तैयार बैठे हैं निकलने के लिए। जबकि अगर पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये बात देख ली जाए तो हमेशा ऑपोजिशन की यही रीत रहती है, ऑपोजिशन के हमेशा यही स्टेटमेंट रहते हैं, यही उनके बयानात रहते हैं कि जनाब वाला बताना पसंद करेंगे कि कितनी देर में अवाम निकलने वाले हैं, तो वो बताते हैं कि हम अवाम को सिग्नल अभी नहीं दे रहे हैं जमहूरियत के वसीतर मफाद में, हम जिस दिन सिग्नल देंगे अवाम निकलेगी। लेकिन 75 साल तारीख में वाहिद ऐसी हुकूमत है जिसके अंदर इत्तेहादी खुद ये बात करते हैं कि मसाइल हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुकूमत की नाअहली की वजह से IMF का पाकिस्तान बन चुका है नया पाकिस्तान। अब इस सूरत हाल के अंदर इत्तेहादी जमातें अवाम को निकालने की बात कर रही हैं। अब मैं इस पे हंसूं, रोऊं, सोग मनाऊं या ढोल बजाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए बेहतर है मैं इस पर एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ ऑपोजिशन जमातों से भी इस पर बात होगी और तजियाकारों की राय को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ये सूरत हाल है, ये मामलात हैं और इस मामलात के अंदर अगर हुकूमत से जो है वो बदजन होने के बाद अवाम किसी से उम्मीद करते हैं तो वो है ऑपोजिशन। लेकिन ऑपोजिशन वाले भी काफी दिनों से ठंडे बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन क्या सोच रही है, क्या प्लानिंग कर रही है। अब ऑपोजिशन के जो सही मानों में करता धरता कुछ लोग हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि 29 तारीख से जो एक एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा वो रुकने का नाम किसी तौर पर भी नहीं लेगा और उसके बाद ये हुकूमत को घर भेजने के बाद ही तहरीक जोर पकड़ेगी। अब सूरत हाल यह है कि हर तरफ से बगावत की आवाजें उठ रही हैं और बगावत किससे, क्योंकि मैं बगावत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो कुछ लोग आर्टिकल 6 की बातें करते नहीं, मैं आर्टिकल 6 वाली बगावत की बात नहीं कर रहा। मैं इस नाअहली से, इस बदहाली से, इस माशी बदहाली से, इस बेरोजगारी से, इस महंगाई से बगावत की बातें कर रहा हूं। और जो लोग इतना कुछ करने के बावजूद भी विजन को सपोर्ट कर रहे हैं उस विजन से बगावत की बातें कर रहा हूं। और इस बगावत के ऊपर पाकिस्तान का कोई आइन, कोई कानून आर्टिकल 6 या गद्दारी का मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता। यह सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुकी है कि जिसके तनाजुर में यह कहा जा सकता है कि कल तक ऑपोजिशन को मुसलसल मुगल्लिजात के साथ नवाजने वाले लोग आज उनके गुण गा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ खराबी तो पैदा हुई है। अगर बात की जाए कि मौजूदा हुकूमत की, तो जनाबे वाला मौजूदा हुकूमत की एक ही पीपड़ी दिखाई देती है जनाबे वाला कि वो मुसलसल कहते रहते हैं कि माजी का गंध है, माजी का गंध है, माजी का गंध है, 70 सालों का गंध है और उस गंध को साफ करने के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम है और इस वक्त को मद्देनजर रखते हुए हमें मजीद 5 साल नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन दे दिए जाएं, जिससे हम ये जो है वो गंद को साफ करने के लिए वाज़े तौर पर अपना कदम उठा सकें हुकूमती सतह पर, हुक्मरानी सतह पर। लेकिन ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं देती। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते थे तो आपको बुरा करने का हक भी किसने दिया था, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं मुस्तफा बलोच साहब। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुस्तफा भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सूरत हाल के अंदर, क्या मामला चल रहे हैं, ऑपोजिशन क्या सोच रही है, आवाम को बड़ा इंतजार है आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम अली। देखिए, ऑपोजिशन इस वक्त आवाम के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी है और जो पब्लिक का पल्स है उसको हम बखूबी समझ रहे हैं और उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि NA 133 बाई इलेक्शन लाहौर, जिसको शायद मीडिया उस तरह कवरेज नहीं दे रहा जी, उसमें हुकूमती पार्टी दुम दबा के भाग चुकी है और इस वक्त मुकाबला वहां पे सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी का है। तो पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइव हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो हुकूमती पार्टी जो दावे करती थी पंजाब की पार्टी होने का, वो पंजाब से भाग रही है जी। तो कहने का मकसद ये, रीजन ये है क्योंकि उनको पब्लिक की सेंटिमेंट से अंदाजा है कि ये महंगाई इनको ले डूबी है और नाअहली ले डूबी है। अब इसका कोई हल नहीं है, 3.5 साल हो चुके हैं। अब आप EVM से इलेक्शन करा लें या RTS फॉर्मूला यूज कर लें या डब्बे गायब कर दें, होना कुछ नहीं है। इन्होंने घर जाना है। अब इसका लाए अमल इंशाल्लाह जल्द से जल्द तय पाएगा। पीपल्स पार्टी PDM के साथ मुशावरत में है और इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि पब्लिक वेट नहीं कर सकती। इस वक्त मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, सारे क्लास जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं इस महंगाई की वजह से।
अच्छा मुझसे बोलो साहब, देखिए बात दरअसल यहाँ पर ये आती है ना कि जब मैं और आप इंतजार कर रहे होते हैं कि जहां 2 बिल्स पर जो है वो हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ सकता है, वहां मजीद बिल्स पर भी करना पड़ सकता है, लेकिन जहां ज्वाइंट सेशन की बातें आती हैं 16 अपोजिशन के अरकान गैर हाजिर होते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं हमें फोन कर करके बोला जा रहा है कि जी बिल्कुल इजलास में शिरकत मत करना। तो सर ये सूरत हाल होगी तो हम कैसे कैसे इस बात पर यकीन कर लें कि आप लोग वाकई हुकूमत को गिराने में या हुकूमत को टफ टाइम देने में, महंगाई के सामने आप लोग जो है वो सीरियस दिखाई देते हैं, संजीदा दिखाई देते हैं? देखें, बात यह है कि हम पब्लिक में जाते हैं और पब्लिक में हमारा चाहे पीपल्स पार्टी हो और चाहे नून लीग हो, पब्लिक में कनेक्शन है। तो पब्लिक में जब कनेक्शन होता है तो आप पब्लिक को फेस करते हैं, तो पब्लिक हमसे सवाल पूछती है। मेरा अपना जाति हल्का है, मेरे वाले साहब का हल्का है, मैं रोजाना कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से आता हूँ, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं भाई आप क्या कर रहे हैं। तो हम पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है, हम इसको अब मजीद हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारी लीडरशिप को इस बात का बखूबी अंदाजा है और इंशाल्लाह देखें आप, ये पेशावर को जो मेरा यौम तासीस है, और देखें ना KPK में कितना बड़ा इनको डेंट लगा कि परवेज खट्टक के सगे भाई और भतीजे जो कि साबका MP भी रह चुके हैं, उन्होंने बिलावल साहब के साथ जलसा किया और ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी। तो कहने का मकसद है अब आप सरप्राइज देखेंगे NA 133 बाई इलेक्शन में, जिसमें इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की फतह होगी और ये इंडिकेटर होगा फॉर द सिलेक्टेड गवर्नमेंट कि नाउ द टाइम इज ओवर। अब पब्लिक सिर्फ एक हल्के से मुस्तफा भाई आप लोग मैसेज दे देंगे हुकूमत को कि बस तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दो। देखें, बात यह है कि यही चीजें एक चेन रिएक्शन चलता है अली। आप बखूबी सियासत को समझते हैं, आप बखूबी पाकिस्तानी सियासत का आपका बड़ा जबरदस्त ग्रिप है। आपको अंदाजा होता है कि जो पब्लिक सेंटिमेंट्स और ये जो बाई इलेक्शंस और ये जो इन चीजों में जो एक आप देखें ना, कराची का बाई इलेक्शन को बहुत बड़ा डेट लगा था जी। ये कराची से बिल्कुल ही एक तरीके से जो है ये शॉक में आ गया कि हुआ क्या है, और उसका रिएक्शन ऐसे हो गया। कराची में PTI के लोग भागे भागे फिर रहे हैं कि भाई अब तो अगले इलेक्शन में तो यहाँ से तो कोई आपको काउंसिलर की सीट भी नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पॉलिटिक्स का, और हम जमहूरी तरीके से ही इनको फारिग करेंगे, आप देखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा मुस्तफा भाई, एक सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है सर कि हमेशा जमहूरियत को नुकसान या फिर हुकूमत को नुकसान पैराशूटर्स बहुत ज्यादा पहुंचाते हैं। सर अगर आप लोग इतने मजबूत हो रहे हैं या फिर आप लोगों की जो है वो मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई बातचीत हो गई है कि अगली हुकूमत भी आप लोगों की है, तो सर आप लोग ये बात आवाम को बावर करवाएंगे कि जितने पैराशूटर्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, इनमें से किसी की भी शमूलियत को जो है वो सीरियस नहीं लिया जाएगा या फिर इनको शमूलियत करने पर जो है वो पार्टी में वेलकम नहीं किया जाएगा? नहीं, देखिए पैराशूटर्स पीपल्स पार्टी में तो खैर नहीं है। पीपल्स पार्टी नहीं सर, आ जाते हैं जब हुकूमत आने वाली होती है, आ जाते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा की वाज़े मिसाल है और नदीम अफजल चंद साहब की वाज़े मिसाल है, ऐसे भी 2-4 नाम हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल, देखें बात यह है कि ये एक यहाँ का एक कल्चर है कि ऑब्वियसली मैं आपकी बात से वो करता हूँ कि भाई यहाँ पे जो ऑपोजिशन की पार्टी अगर जाने वाली होती है तो वो दूसरी पार्टी में शिप जंप करते हैं। बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और PTI की लीडरशिप में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप एक लेगेसी को आगे चला रही है। उन्होंने अपने उनका एक मैनिफेस्टो है, उनकी 50 साल की कुर्बानी है जी। वो किसी पैराशूटर की वजह से अपने पूरे मैनिफेस्टो को दांव पे नहीं लगाएंगे, वो किसी पैराशूटर की वजह। इनकी तो देखें पार्टी में अगर आप देखें, अगर आप जब आप स्क्रीन खोलें प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो आप देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं उनमें से कोई एक भी इनका बुनियादी कारकुन नहीं है। इनके जितने भी PTI के पुराने जिन्होंने वाकई में अगर PTI में कोई मेहनत की होगी उनको तो साइडलाइन कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी में अलबत्ता आप देखें कि ये चीज नहीं है। हमारे पास आज भी एतजाज हसन हमारे पुराने जियाले हैं और अब मोहतरमा के जमाने के, और आज भी वो फ्रंट फुट पे होते हैं। जब भी कोई हमें जरूरत होती है लीगल एक्सपर्टीज की, हम उनको जरदारी साहब और बिलावल साहब उनको जरूर कंसल्ट करते हैं। सिमिलरली आप देखें कायम अली शाह साहब हैं, वो एक सीनियर भुट्टो साहब के जमाने से उनकी एक जदोजहद रहेगी। तो जहां जहां उनकी जरूरत होती है ही इज अ पार्ट ऑफ CSE। तो हम कभी भी पैराशूटर्स को इतना आगे, पैराशूटर्स को खैर मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, पैराशूटर्स को लेना ही नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। मगर अगर किसी वजह से हालातन मजबूरन कोई आ जाता है तो आप जाहिर है किसी को रास्ते बंद तो नहीं कर सकते किसी के लिए, बट उसमें जाहिर है हमारे पास एक प्रोसेस है, एक वे आउट है कि हम फिल्टर करके जाहिर है जो मेहनत करके आए हैं, जो ग्रास रूट से आए हैं, जो पार्टी की नजरियात पे पूरा उतरते हैं, उनको जाहिर है हम ज्यादा
फोकियत देते हैं। जैसे आप देखें कराची में मुर्ता वाब साहब है, तो मुर्ता वाब साहब उनकी वो कोई पैराशूटर नहीं है, वो उनकी वालिदा बिल्कुल फौजिया वहाब साहिबा की कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए, सब लोग मानते हैं, खिदमात भी हैं। इस पर बात मजीद जारी रहेगी मुस्तफा भाई, लेकिन मुझे जो है वो कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है जी। कैप्टन साहब क्या कहना पसंद करेंगे सर? आप स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपके साथ कई प्रोग्राम्स किए हैं सर, आप हमेशा यही बात बोलते थे कि जी बिल्कुल हुकूमत को टाइम मिलना चाहिए, हुकूमत टाइम के साथ डिलीवर करेगी। सर अभी भी यही बात कहेंगे या अब थोड़ा सा नजरिया मुख्तलिफ हुआ है हालात, वाकयात और सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, ये जो लफ्ज है डिलीवर, ये एक बड़ा रिलेटिव टर्म है कि डिलीवरी जो है वो किस माने में इस्तेमाल की जा रही है, और उसका तयन करना कि उसकी पूरी 100% डिलीवरी है कि 20% है कि 50%, तो ये चीज़ें जो है ये बड़ा सब्जेक्टिव एनालिसिस होगा। लेकिन जहाँ अगर मैं समझा सही हूँ तो जहाँ बात हो रही है कुछ महंगाई के हवाले से जी, तो वो उसमें मैंने आपको अभी थोड़ा एक वीडियो भी भेजा था जो अभी जो साहब जिक्र कर रहे थे भुट्टो साहब का, वो भुट्टो साहब की ये वीडियो है। जब उनके ज़माने में महंगाई बढ़ी थी तो उन्होंने जो आवाम से तकरीर करके जो कह रहे थे जब कि मैं क्या करूं, तेल की कीमतें मार्केट में बढ़ गई हैं, सब इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, मैंने तो नहीं बढ़ाई, मैंने ये नहीं किया। तो ये एक हर दौर में, फिर मोहतरमा का भी एक वीडियो मैंने भेजा, फिर नवाज शरीफ का भी एक वीडियो भेजा। इन सब की जो अगर आप तज्जिया करें, बिकॉज मैं एज ए तज्जिया निगार आई एम नॉट विद एनी पार्टी, आई एम जस्ट कंसर्न विद पाकिस्तान। तो उसमें ये चीज तयन करना जरूरी है कि ये एक महंगाई का ट्रेंड जो है ये एक अज़ल से शुरू हुआ है और अब तक चलता रहेगा, पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क में भी। इस फर्क ये होता है सिर्फ कि आप की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इस चीज को हैंडल करती है और किस तरीके से आवाम को रिलीफ पहुंचाती है। अभी मैं जो देख रहा हूँ, मैं आपकी बात को इत्तेफाक करते हुए कि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने सही तरीके से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से महंगाई की में जद में आम आदमी बढ़ता जा रहा है। महंगाई का जो तवाज़ुन है उसकी बात नहीं करो, लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन है और जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है उसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है। सबसे बड़ा जो है वो आपके जो चीनी का माफिया और आटे का माफिया और खाने पीने की चीजें जो मिल रही, ये जो बीच में माफियाज हैं जिनको आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, आपने इंक्वायरी भी करवाई, सारा कुछ किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब कार्रवाई नहीं की तो फायदा कोई नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस हद तक तो गवर्नमेंट जो है वो पूरे इल्जाम है कि उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। लेकिन जहाँ तक महंगाई का बढ़ने का सवाल है वो हर साल बढ़ती है, अभी भी बढ़ रही है, एंड एज सच इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट ये सही तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग में उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए काम करें ताकि महंगाई का असर जो है वो लोगों पर कम पड़े। लेकिन कैप्टन साहब आपने जो जिक्र किया सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक सवाल करना चाहूंगा। सर आपने जिक्र किया कि जी भुट्टो साहब की भी वीडियो मौजूद है कि जी इस तरह से जो है वो अगर पेट्रोल बढ़ रहा है तो मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं बढ़ाया। सर बात यहां पर यह भी आ जाती है, कोविड के दौरान आपको याद होगा कि मुफ्त में पेट्रोल बढ़ रहा था और माइनस में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स चले गए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में वो 75 रुपए सिक्का राइजुल वक्त फी लीटर फरोख्त हो रहा था। और अभी भी जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, $60 फी बैरल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आई हैं और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 से 12 रुपए का इजाफा देखने में आया है। तो सर इस चीज को भी तो मद्देनजर रखना चाहिए ना? नहीं, आपने सही कहा, लेकिन अभी जो कम हुई है उसके असरात आज आते हैं वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। एकदम से अभी अब डॉलर की कीमत में 2 दिन पहले कुछ दो अभी किस लेवल पे था और अभी $2.70 आज कम हो गए डॉलर। तो इसलिए ये चीज देखनी पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी कंसर्न हूँ बिकॉज एक आम आदमी के बस की चीजें जो है वो उसके कुव्वत खरीद से निकल रही है। उसको जरूरी है कि उसको टैकल किया जाए, एक बात। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी कराची में हो, मैं भी कराची में हूँ, जरा भी आप पहले मेरे साथ और जो जितनी भी जॉइंट्स हैं खाने पीने के, हर जगह लोग बेतहाशा बैठे हुए, गोश्त बहुत महंगा हो गया है, 200-300 रुपए किलो है, लेकिन सब बैठे 3-4 हजार रुपए का खाना खा रहे हैं। तो ये चीज तो सर क्या मतलब मौजूदा हुकूमत ये चीज चाहती है कि ये लोग भी बैठ के अगर 2 मिनट की खुशी इंजॉय कर रहे हैं तो ये भी ना करें?
नहीं, ये तो आपने मेरे जबरदस्ती उसको उस मोड़ पे दे रहे हैं। खुशी का मतलब नहीं है, मतलब ये कि कुव्वत खरीद जो है, कुव्वत खरीद उनके पास है, जब भी एटलीस्ट आई कांट अफोर्ड माई सेल्फ टू बी देयर हर रोज बैठ के। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बिल्कुल आपको पॉइंट समझ गया हूं कैप्टन साहब। मैं जरा ऑपोजिशन से इस पे सवाल करना चाहूंगा। देखिए मुस्तफा भाई, बात दरअसल यहां पर ये आ जाती है, सब लोग कहते हैं महंगाई है, लेकिन मॉल्स भरे हुए हों, रेस्टोरेंट्स भरे हुए हों, ट्रैवलिंग जो है वो मुसलसल हो रही हो, जहाज के टिकट फरोख्त में इजाफा हुआ हो, और फिर कहा जाए कि महंगाई है, तो कैप्टन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जी लोगों की कुव्वत खरीद अब भी मौजूद है। देखिए, ये मुझे काफी कंफ्यूज और मजाक-ए-खेज ये अपना कंपैरिजन लगा कि आप अगर रेस्टोरेंट्स जाते हैं, वहाँ पे रश है, तो लिहाजा लोगों की मईशत बड़ी जबरदस्त चल रही है, लोगों की आमदनी बहुत अच्छी चल रही है, और लोग चिकन खा रहे हैं, चिकन महंगा है लेकिन चिकन खा रहे हैं, तो लिहाजा गवर्नमेंट की इकोनॉमिक अप्रोच बिल्कुल बेहतरीन जा रही है। ये हम बिला वजह रो रहे हैं। अच्छा, मतलब फॉर हेवन सेक आप ये चीज देखें ना, मतलब एक बंदा, मैं अगर कुछ अपने ग्रोसरी लेने जाता हूँ, तो मुझे अंदाजा हो जाता है भाई जो आज से 3 साल पहले था उससे डबल ट्रिपल हो गया हर चीज जी। मैं किसी और की बात क्यों करूं? हर बंदा इस वक्त ये परेशान है क्योंकि आपकी इनकम ब्रैकेट तो वही है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी वही है। अब रातों रात कोई पाकिस्तान में कोई तेल के कुएं तो नहीं निकला है कि हम लोग जो है ना माशी तौर पे बड़े जबरदस्त खुशहाल हो गए हैं, तो लिहाजा जो है ना कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारी जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उनमें तो कुव्वत तो उतनी है, कैपेसिटी तो उतनी है, उससे एक्सपेंड तो नहीं हुई 3 सालों में। लोगों को रोजगार तो कोई ऐसा मौके तो नहीं मिल रहे हैं 3 सालों में। तो आप हाउ कैन यू एक्सपेक्ट के जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है और जो ये आपकी महंगाई का जो पैरामीटर है वो इंक्रीज हुआ है, उससे पब्लिक को फर्क नहीं पड़ा होगा। हम बिला वजह इस बात को तनकीद कर रहे हैं। बात यह है कि आपका कोई जो है ना वो गवर्नमेंट की कोई जो उनका वे फॉरवर्ड होता है, जो तरीकेकार होता है। अब आप देखें, गैस की मिसाल ले लें जी, पाकिस्तान की तारीख में कभी मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हुआ है कि आपके फेडरल मिनिस्टर्स सेनेट में खड़े होकर बोलें कि भाई दिन में 3 टाइम पे खाने के टाइम पे गैस आएगा। और बात तो इट इज मियर इनकॉम्पिटेंस, इसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। और मेरे ख्याल में ये जस्टिफिकेशन पीटीआई की अपने लोगों के पास नहीं है। और खान साहब तो खुद एडमिट कर चुके हैं कि महंगाई है। वो तो खुद जब प्राइम मिनिस्टर खुद एडमिट कर रहा है, वो खुद अपनी हार मान चुका है, तो उस पर मेरे ख्याल में इनका डिफेंस करना मेरे ख्याल में एक इट्स अनकॉल्ड फॉर। और बाकी चले मैं इसका जवाब ले लूं जरा कैप्टन साहब से। जी कैप्टन साहब, पूरी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है सर, कोई जवाब देना पसंद करेंगे? जो बात वो कर रहे हैं मुस्तफा बलोच साहब, वो यही कह रहे हैं कि सर इस चीज की जस्टिफिकेशन किसी तौर पर भी नहीं है। जब आपने 2008 में टेक ओवर किया तो उस वक्त प्राइसेस क्या थी, और 2013 में जब हैंड ओवर किया था तब प्राइसेस क्या थी, और आज प्राइसेस क्या? तो ये कंजेक्चुरल डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज ये कि ये जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं, ये 3 साल की प्रॉब्लम नहीं है, ये पिछले 15-20 साल की प्रॉब्लम्स है जो अभी सामने आ रही हैं। तो लेट्स बी वेरी क्लियर इन द माइंड कि हु आर पीपल रिस्पांसिबल फॉर इट। Not only this party is responsible, but you are more responsible, and Muslim League is more responsible. सबने मिलकर इसका आवाम के साथ ये हाथ खेला है। अब ये इत्तेफाक की बात ये कि अब इसको हैंडल करना पड़ रहा है। And this government has not done. I am not supporting this government, लेकिन this government has failed to negotiate. लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, उनकी बात मुकम्मल हो जाए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी कैप्टन साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जिसका जिक्र करें 3 साल का, ये मसला जो था 3 साल का नहीं है। ये उससे पहले 5 साल और उससे पहले 5 साल जो एक्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जिसका असर अब हम देख रहे हैं। तो ये कहना कि 3 साल में ये हो गया, और गैस तो पहले भी नहीं आ रही थी। 5 साल पहले भी ये सर्दियों में गैस का मसला होता था, तो आप उसको भूल गए। तो इसलिए लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट। ये प्रॉब्लम इज देयर, यस, गवर्नमेंट हैज नॉट डन इनफ टू डू उसका सही तरीके से तदारुक नहीं कर पाई है, वो भी सही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इस 3 साल के नहीं है, प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी ने क्रिएट किया और नवाज शरीफ ने क्रिएट किया, जो अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं उस चीज को। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट। चले ठीक है जी। मुस्तफा बलोच साहब क्या कहना पसंद करेंगे? सर याददाश्त आप लोगों की कमजोर है लग रहा है। हिलेरियस, आप 2008 के सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं 2018 की सिचुएशन में। 2008 में योर कंट्री वाज वॉर ऑन कंट्री, अफगानिस्तान का वॉर ऑन टेरर आपके बिल्कुल सर पे पड़ा हुआ है। देखिए बात दरअसल यहाँ पर ये आ जाएगी, कोई वॉर के पीछे छुप जाता है, कोई कोविड के पीछे छुप जाता है। जी लेट मी कंप्लीट। There was no sugar. Let me complete, sir. There was no sugar crisis in our term.
There was no oil crisis in our term. There was no wheat crisis in our term. We were a very responsible government, and the condition in which we got the government is a totally different how they were selected, and the way they have been supported. None of the government in history of Pakistan has been supported like this. So let me put the fact straight कि आप अगर कंपैरिजन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हाँ 3 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन सारा मलबा जो है ना पिछली 3 हुकूमतों पर जा रहा है कि भाई नून लीग ने कुछ नहीं किया था, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया था, तो ये तो अगर नाअहल हैं तो कोई बात नहीं, ये मंजूर है हमें। ये सर ऐसे इतनी नाइंसाफी ना करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अगर कोई कोताही की है तो ठीक है, उनकी गवर्नमेंट में हुआ है, दैट इज देयर, बट पॉइंट इज इन 3 सालों की तो मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। 70 साल तारीख में आपकी चीनी की कीमत 50 रुपए से आगे नहीं गई, और इन 3 सालों में इट हैज बीन रीच्ड टू 145 और 150। चले जी, मैं जरा फिर जी मैं कैप्टन साहब से इसका जवाब ले लूं। जी कैप्टन साहब बताइएगा ना सर, 3 साल के कांटे भी फूल तो नहीं दिखने चाहिए ना भाई। अब ये अगर शुगर को ये जो माफिया बैठी हुई, जो यही शुगर बनाने वाले PMLN और PAP के लोग हैं, ये अभी एक गोदाम में छापा मारा गया है, उसमें कितने मिलियन टन उसमें शुगर पड़ी हुई है, आपने होल्ड कर लिया। और कुछ हया करे, कुछ शर्म करे। मतलब उस चीज का भी पीपल्स पार्टी का कोई जो ओनर है, जिसको ये गोदाम में छापा मारा गया, वो क्या जवाब देगा इसका? तो सर खुसरो बख्तियार साहब की मिल्स पे क्यों नहीं छापे पड़ते, या जहांगीर तरीन साहब की मिल्स पे या गोदाम पे क्यों नहीं छापे पड़ते? बात यहाँ पर ये आ जाती है ना सर। दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। जिसके घर भी छापे पड़े, सबके पढ़ने चाहिए छापे, बिल्कुल पढ़ने चाहिए। तो ये मुतालबा कर रहे हैं कैप्टन साहब, मुतालबा कर रहे हैं आप सर कि जहांगीर तरीन साहब के गोदामों पे भी छापे होने चाहिए, खुसरो बख्तियार साहब के भी गोदामों पर छापे होने चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ तो ऑलरेडी FIA में इंक्वायरी चल रही है। हर एक के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, कोई दूध का नहाया हुआ नहीं है। एवरीबॉडी बशमूल मौजूदा हुक्मरानों के जो इस पे मुलविस पाया जाता है उसको सजा नहीं मिल रही है। हमारा कोर्ट जो है वो भी इस मामले में खामोश बैठा हुआ। व्हाई दे शुड टेक अ sumo moto action and they should take action against them। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। खुसरो बख्तियार एंड या जो भी है, एवरीबॉडी मस्ट बी टेकन टू टास्क। जिससे भी ये छुपा के रखा हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मुस्तफा बलोच साहब क्या कहना पसंद करेंगे? सर वो तो कह रहे हैं मैं तो किसी का नाम ही नहीं ले रहा, जिसके गोदामों में पड़ा हुआ है छापे पड़ने चाहिए सर, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं देखो, उन्होंने नाम लिया है, उन्होंने PMLN पीपल्स पार्टी, मैं PMLN के रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं उनकी बात करूंगा। अच्छा। आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देके पीपल्स पार्टी को तो रगड़ दिया इसमें कि भाई पीपल्स पार्टी के शुगर मिले। नाम बता दें मुझे कौन कौन सी शुगर मिले यहाँ पे, कितनी शुगर मिले है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कितनी शुगर है जरदारी साहब की या किसी और की। आप ऐसी ये छोड़ दें ये हरकतें कि मतलब आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि भाई पीपल्स पार्टी के शुगर मिले हैं तो लिहाजा वो होल्ड कर रहे हैं। भाई इन्होंने शुगर कमीशन बनाया और शुगर कमीशन ने क्या निकाला कि खुसरो बख्तियार और उसके भाई की शुगर मिले हैं। They were the one who were। तो सर वो भी तो यही कह रहे हैं कि अगर खुसरो बख्तियार साहब की मिल्स हैं तो छापे पड़ने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, अदालतें इस पे सुमोटो लें, उन्होंने ये तक मुतालबा कर दिया है। सर वो तो सही कह रहे हैं, वो तो ये बोल भी रहे हैं, लेकिन वो PTI की हुकूमत को तनकीद करने से घबरा भी रहे हैं। बात यह है कि आप अगर करें तो खुल के करें। जब हमारी हुकूमत whether it is PTI or anybody, if they are creating problem, they must be taken to task. जी मुस्तफा भाई, exactly that's my point. If they are responsible, and today they are responsible actually, जहांगीर तरीन के अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट थे खान साहब के साथ, और शायद आज भी खान साहब ने हल्का रखा है उसके ऊपर कंपैरेटिवली, तो आप देखें तो वो हमें तो नैब और बाकी जितनी भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं या अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग्स हैं, उन्होंने तो किसी ने हम पे रहम नहीं किया। भाई हमारे तो एक लीडर को आपने 3 साल जेल में डाला, खुर्शीद साहब को 3 साल 3.5 साल आपने जेल में रखा, तो पकड़े ना खुसरो बख्तियार को, पकड़े या अपना आपकी जहांगीर तरीन को। जहांगीर तरीन स्प्रिंग आराम से घूम रहे हैं, FIA ने छोड़ दिया उनको। तो कहने का मकसद है कि भाई PTI की नाअहली नाकामी को आप हमारे सर पे ना डालें, बराए मेहरबानी। जी कैप्टन साहब क्या कहेंगे सर? सब हर कोई अपनी अपनी गंद समेटे तो ज्यादा सही है, ये गंद करें और वो समेटे या वो गंद करे ये समेटे, ये किसी भी तौर पे इंसाफ नहीं होगा सर जमहूरियत के साथ। देखिए एवरीबॉडी इज पार्टी टू इट। ये खाली ये प्रेजेंट गवर्नमेंट इज फेलियर यस, बट उसको कंट्रीब्यूशन इस पोजीशन पे लाने के लिए और उससे पहले वाली गवर्नमेंट और उससे पहले, दे आर ऑल कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। एवरीबॉडी हैज डन कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करना अब इनकी बस की बात नहीं आ रही है, वो अलग बात है, लेकिन आप लोग बरीज़ोमान नहीं हो सकते। आपको भी पता है कि शुगर मिल किसकी है और किसकी नहीं है। सो एवरीबॉडी इज रिस्पांसिबल एंड एवरीबॉडी इज प्लेइंग विद द
सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, उन गरीबों का कोई एहसास नहीं है जिनके लिए आप लोगों नारे तो जरूर मारते हैं लेकिन चीजें जो है दबा के रखी हुई है। तो कैप्टन साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों ही बरीउज़्ज़िमा करार नहीं दिए जा सकते मौजूदा हालात के तनाजुर में? एग्जैक्टली राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जी मुस्तफा भाई, सर कंक्लूड कर दें, फिर मामला में नहीं लपेटना है। सर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि किसी को भी बरीउज़्ज़िमा करार देना अवाम के साथ इंसाफ नहीं करार दिया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी मुस्तफा भाई, आवाज आ रही है सर? देखें, पीपल्स पार्टी तो लोगों को आंखों में कांटे की तरह खटकती है, ये तो बात तय है, सही है ना? आपको हर जगह पीपल्स पार्टी में नजर आता है। आप ये बात देखें, आप ये बात देखें कि भाई इफ यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पीटीआई यू आर जस्ट एक्सेप्ट इट, बट यू कैन नॉट जस्ट गिव देम अ वॉक ओवर कि भाई ओके दे हैव बीन 3 years, so they are not liable for all this mess. सॉरी, बट इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स बदली किए, हमने बदली नहीं किए। पॉइंट ये है, ये अगर खा रहे थे पी रहे थे इसलिए उन्होंने नहीं बदले किए। सर ठीक है, बिल्कुल दोनों तरफ से मुझे पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और वाकई किसी को बरीउज़्ज़िमा करार देना इंसाफ नहीं होगा, और अगर ऐसी सूरत हाल है तो बिल्कुल भी ये तसव्वुर ना किया जाए कि मौजूदा हुकूमत जो है वो उससे हुब्बे पीटीआई कर लिया जाए या फिर किसी ऑपोजिशन जमात से बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी या बुग़्ज़े पीएमएलएन हो। ये सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गंद फैलाया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या पीएमएलएन ने। आवाम को गंद समेटने वालों से मोहब्बत है, गंद समेट दीजिए। ये आवाम आपके पैर धोके ना पिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, लेकिन यही सूरत हाल अब पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुकी है। इस आवाम ने हमेशा कारकर्दगी दिखाने वाले को चाहा है, नारे लगाने वालों को एक हद तक ही चाहा जाता है, और वो हमने 22 साल की जिद्दोजहद के बाद इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देख लिया कि 22 साल जिससे मोहब्बत खाली इस बात पे की जाती थी कि एहतिसाब होगा, महंगाई कम होगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे, मईशत दुरुस्त समत में होगी, जमहूरियत परवान चढ़ेगी। लेकिन 22 साल के बाद जब रिजल्ट सामने आया है तो हमें पता लग गया है कि पूरे रिपोर्ट कार्ड में महज एफ का लफ्ज ही इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।